नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में इस समय सिंबल को लेकर के जो लड़ाई चल रही है वो चल ही रही है, लेकिन साथ ही आप देखें कि कोर्ट के भीतर भी उद्धव ठाकरे के लिए दोहरी मुसीबत है। दरअसल इस समय चुनाव आयोग ने जिस तरीके से सिंबल को लेकर के दोनों ही पक्षों से अपने अपने सबूत रखने को कहा है और इस समय जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई में भी इन तमाम बातों का जिक्र किया गया, लेकिन कोर्ट के भी अगर मामले पर नज़र दौड़ाए तो ये समझ में आता है कि उद्धव ठाकरे को फिलहाल इस पूरे मामले में निजात नहीं मिलने वाली है। हालांकि चुनाव भी नज़दीक है और चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे की सियासी तौर पर मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे न्यूज़ रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से और समझेंगे कि दरअसल उद्धव ठाकरे गुट और साथ ही महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दिनों में क्या बदलाव आ सकते हैं और उद्धव ठाकरे को सियासी तौर पर उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता हुआ नजर आएगा। मेरे साथ क्रांति मौजूद है, इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय है। जी देखिए, इस वक्त अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में जो इस वक्त सियासी पारा जो है वो एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे की लड़ाई में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर अभी हम बात करें तो देखिए, नासिक का जो है वाक़या आपको ये शायद याद होगा ही। अभी हाल ही में नासिक में किस तरीके से जो है उद्धव गुट और शिंदे गुट जो है वो एक दूसरे में भिड़ गए, बात यहाँ तक पहुँच गई कि फायरिंग तक हो गई। तो आप समझिए कि दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि एक दूसरे को जो है देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। और उस बीच में आप ये चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जो है पूरा कोशिश यही किया जा रहा है कि उनकी तरफ से जो है चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो। और इस बीच में आप ये भी देख सकते हैं अबरार कि यहाँ पर जो है एक तरफ जहाँ पर शिंदे गुट है वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है। तो देखिए, एकनाथ शिंदे की छवि जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो फायरिंग वाला जो मामला हुआ, क्योंकि छोटी सी बात थी, वो विवाद में बदला, फिर नोकझोंक हुई और उसके बाद जो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की भी खबरें सामने निकल करके आई। तो जो फायरिंग मतलब जिसने सबसे पहले बंदूक उठाया वो शिंदे गुट का नेता था। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि जनता के सामने जो है ये मैसेज जा रहा है कि गुंडागर्दी जो है वो महाराष्ट्र में एक बार फिर से शुरू हो रहा है। जो माफिया वाला जो एक समय था महाराष्ट्र के अंदर, जो दौर गुजर चुका है, वो दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे बीएमसी का चुनाव हो या फिर इसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव की बात हो, दोनों में ही छवि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो है एकनाथ शिंदे की कम पड़ रही है और उसकी जगह पर उद्धव ठाकरे अपनी छवि उतनी ही अच्छी करते हुए चल रहे हैं। अगर ऐसे में बीते दिनों 19 जनवरी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई और ये रैली उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री से कुछ ही दूरी पर की गई थी बीकेसी ग्राउंड में, तो इस पर जिस तरीके से शिवसेना के लीडरों ने लगातार राजनीतिक बताया इस रैली को, इस दौरे को राजनीतिक बताया और साथ ही ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस को इसका सियासी फ़ायदा पहुंचने वाला है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को रैली करने मुंबई गए थे। तो इस पर आप क्या मानेंगे, क्या वाकई इस आरोप में कोई दम है या फिर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट घबरा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे के बाद हो सकता है कि बीएमसी के नतीजे कुछ और हो। बीएमसी इसलिए भी ख़ास माना जा रहा है क्योंकि लगभग 25 वर्षों से वहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के यहाँ पर जो है मुद्दा इसलिए भी उठा था क्योंकि वो जैसे ही जब पहुँचे थे उस दौरान जो है फडणवीस वर्सेस शिंदे भी देखा जा रहा था। दोनों गुटों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है टूट की नीति चल रही थी और आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे और यहाँ पर जो उनके गुट के नेता थे वो लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें बड़ा पोजीशन चाहिए। लेकिन उस जगह पर जो है यहाँ पर फडणवीस की तरफ से ये सीन था कि चलिए मुझे मुख्यमंत्री का पद तो आपने दिया नहीं, लेकिन कम से कम पार्टी के अंदर जो बड़े ओहदे हैं वो तो कम से कम मेरे पक्ष में हो। तो देखिए, यहाँ पर दोनों गुट जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ जा रहे थे उस दौरान जो है प्रधानमंत्री का वो दौरा काफ़ी सफल भी रहा क्योंकि वो आए, दोनों नेताओं को समझा करके गए और आप देख सकते हैं कि दोनों के साथ में जो वो शांतिपूर्ण तरीके वाली जो तस्वीर वो खिंचवा के गए थे, कहीं ना कहीं वो अभी तक जो है जारी है। लेकिन आप ये समझिए कि अभी तो मीठी गोली दे करके चले गए थे वो, लेकिन वो कुछ ही दिनों का जो है उसका असर रहता, उसके बाद वो असर हटता और फिर दोबारा जो है बगावती तेवर एक बार फिर से अपनाते हुए जो नेता है वो दिखाई देते हैं। बहरहाल देखिए, अभी जो है शिंदे गुट अभी फिलहाल तो पूरी तरीके से भाजपा के सपोर्ट में है, लेकिन ये कहना आसान नहीं है कि कब तक जो है वो उनके सपोर्ट में रहेंगे। आगे चल कर के वो एक बार फिर से अपना रास्ता फेर सकते हैं। अगर ऐसे में एक सवाल ये रहेगा आखिर कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम बातें होनी शुरू हो गई और ऐसे में कहा जा रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे वर्सेस फडणवीस हो सकता है क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस को माना जाता है
और एकनाथ शिंदे जितने कम समय में लगातार वो ये चाह रहे हैं कि राजनीति में उनका कद बढ़ता चला जाए और बीजेपी क्या इस बात को स्वीकार करेगी। हालांकि जिस समय उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा गया था वो हालात बिल्कुल अलग थे। उसको लेकर के चंद्रकांत पाटिल ने भी बयान दिया था कि उन्होंने भारी मन से उनको मुख्यमंत्री पद सौंपा था। तो 24 लोकसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो मैं ये कहूँगी कि उनको ये चाहिए कि एकनाथ शिंदे का साथ जो है वो ना छूटे। तो देखिए, वो पहले किसी के भी चेहरे पर जो है, जैसे कि वो हमेशा से अपनी तरफ से साफ करते रहते हैं इस तस्वीर को और ये बात कहते रहते हैं कि हम किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। जब चुनाव में जीत हो जाती है, उस जीत के बाद जिस नेता का हमें लगता है कि हाँ, इस नेता को लेकर के जो है बनना चाहिए, ये नेता इस पोजीशन के काबिल है, उसके बाद ही उसको जो है मुख्यमंत्री के तौर पर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए जो है वो ये एक रन के तौर पर जो है वो देखा जाएगा कि यहाँ पर वो शिंदे को भी अपने साथ रखेंगे, फडणवीस को भी अपने साथ रखेंगे और दोनों का चेहरा मिला करके चुनाव लड़ेंगे। और अगर जीत मिल जाती है तो देखिए, उसके बाद तो उनके हाथ का फैसला है, फिर तो किसी के भी पक्ष में फैसला ले सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर शिंदे और फडणवीस दोनों में से किसी एक को चुनना मुझे नहीं लगता कि भाजपा के लिए आसान होने वाला है, क्योंकि भाजपा जिस चेहरे को भी चुनेगी, जाहिर सी बात है कि उस चेहरे के बाद जो है कोई ना कोई एक तो बगावती तेवर ज़रूर अपनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। मेरे साथ कशिश मौजूद, इनसे भी समझते हैं कि दरअसल इस वक्त जो हालात बने हैं महाराष्ट्र की सियासत में, वो सीधे तौर पर यह दर्शा रहा है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो सियासी लड़ाई है वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ सकती है। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का कोर्ट का जो फैसला है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला सकता है महाराष्ट्र की सियासत में। तो ऐसे में क्या मान रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद कितना बदलाव? देखिए, नॉर्मल सी बात है कि कोर्ट का फैसला अगर शिंदे के पक्ष में आता है तो यहाँ पर उद्धव वैसे ही इतने कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी पार्टी बची ही नहीं है। तो यहाँ पर उद्धव को दोबारा से खुद को मजबूत करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा और मुझे लगता है उसमें सालों बीत जाएंगे और वो इंतज़ार करेंगे यहाँ पर जितने लोग बचे हुए हैं उद्धव गुट में कि विधानसभा चुनाव आए, तब यहाँ पर अपनी ताकत यहाँ पर दिखाएंगे। बात की जाए अगर यहाँ पर कि उद्धव के पक्ष में फैसला आता है तो नॉर्मल सी बात है कि उद्धव के पक्ष में फैसला आ जाता है तो 16 जो विधायक है जिन पर अयोग्यता अभी भी देखी जा रही है, तो उन पर अगर फैसला मतलब कि पक्ष में नहीं आता तो यहाँ पर शिंदे गुट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हो सकता है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं इस्तीफे तक बात पहुँच जाए या सरकार गिरने तक बात पहुँच जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वहाँ पहुँचे थे तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे और कहा जाता है कि बीजेपी के इशारों पर ही सारी चीज़ें अभी चल रही है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर दोनों ही गुटों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि किसी भी उसके लिए फैसला आता है तो। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अब जल्द फैसला ले लेना चाहिए क्योंकि मामला जून का था, जून के बाद लगातार अब देखा जा रहा है कि साल बीत गया, नए साल की शुरुआत हो गई, महीना आधा बीत चुका है और अभी तक कोई फैसला नहीं आया। फरवरी के महीने का इंतजार किया जा रहा है कि जब 7 फरवरी शायद यही तारीख दी गई है तब यहाँ पर कोई फैसला आया और उसके बाद देखा जाए कि आखिरकार कौन सा गुट मजबूत है, यहाँ पर विरासत है या फिर बहुमत है, ये देखना लाजमी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इस वक्त महाराष्ट्र में लगातार सत्ता को लेकर के जो तमाम उठापटक की स्थिति थी बरकरार है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसमें कोई फैसला आता है चाहे वो चुनाव आयोग की तरफ से या कोर्ट की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि बदलाव ज़रूर होगा महाराष्ट्र की सियासत में। और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती का माहौल बना हुआ है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।